दोस्तों, नेतानामा के आज के एपिसोड में बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसे पूरा देश ड्रीम गर्ल के नाम से जानता है, जिसने बॉलीवुड पर दशकों तक राज किया और फिर उसी चमक धमक वाली दुनिया से निकलकर सीधे संसद तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है हेमा मालिनी, एक कलाकार, एक सुपरस्टार और एक राजनेता। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में भी हेमा मालिनी उतनी ही सफल रही जितनी फिल्मों में? क्या थे उनके पॉलिटिकल सफर के विवाद और क्या जनता आज भी उन्हें ड्रीम गर्ल ही मानती है? मैं हेमा मालिनी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र का निधन हो गया। मौत के बाद पूरे देश में गमगीन माहौल रहा और अभी भी लोग उनके जाने के गम से उभर नहीं पाए। वहीं धर्मेंद्र की मौत के बाद उनका परिवार भी काफी सदमे में है, खासतौर पर हेमा मालिनी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हेमा मालिनी की राजनीति में कदम रखने को लेकर धर्मेंद्र शुरुआत में इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनका समर्थन किया। हेमा मालिनी ने कई इंटरव्यूज में ये स्वीकार किया है कि जब उन्होंने पहली बार राजनीति में जाने का फैसला किया तो धर्मेंद्र बहुत खुश नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि हेमा मालिनी और उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी है। इस किताब में ये लिखा गया है कि धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा राजनीति की भागदौड़ और विवादों से दूर रहे। चलिए, नेतानामा के आज के एपिसोड में हेमा मालिनी की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म एक तमिल अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता वी.एस. चक्रवर्ती स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में सरकारी सेवा में कार्यरत हुए, जबकि उनकी मां जया लक्ष्मी एक प्रतिष्ठित भरतनाट्यम डांसर थी। परिवार में सादगी और डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट था, साथ ही कला और संस्कृति के लिए गहरी समझ भी थी। उन्होंने भरतनाट्यम की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और इसके साथ कथक और कुचिपुड़ी की बारीकियां भी सीखी। उनकी माँ खुद एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन मौका न मिलने की वजह से उन्होंने हेमा मालिनी को एक नृत्यांगना बनाने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। पढ़ाई में भी हेमा मालिनी बचपन से ही होशियार थी और खास तौर पर हिस्ट्री में उनकी जो दिलचस्पी थी वो कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि वो 10th के एग्जाम्स नहीं दे पाई थी क्योंकि उस समय उन्हें लगातार एक्टिंग के ऑफर्स मिल रहे थे। 1960 के दशक में हेमा मालिनी ने सिनेमा में करियर बनाने की इच्छा जताई। उनकी माँ भी चाहती थी कि बेटी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए। उन्होंने चेन्नई के अलग अलग फिल्म स्टूडियोज में स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस बीच वो तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम और तमिल फिल्म इंदु सत्यम में छोटे रोल्स निभा चुकी थी। 1964 में तमिल फिल्म डायरेक्टर सी.वी. श्रीधर ने हेमा मालिनी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनके चेहरे में स्टार जैसी चमक नहीं है। ये बात हेमा मालिनी को बहुत चुभी थी, लेकिन इसी तिरस्कार ने उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों, हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक निर्देशक महेश कौल की फिल्म सपनों का सौदागर से मिला था। राज कपूर ने खुद इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया था। टेस्ट के दौरान उन्होंने हेमा को गांव की लड़की का एक रूप देकर कैमरे के सामने एक बहुत सिंपल सा एक्ट करने के लिए कहा था। हेमा का स्क्रीन टेस्ट देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इतना बेहतरीन स्क्रीन टेस्ट, उनकी सादगी और उनका जो अभिव्यक्ति थी उसने राज कपूर को बहुत प्रभावित किया और इसी वजह से उन्हें ये पहला मौका मिला। हालांकि सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रह पाई, बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन हेमा मालिनी की एक्टिंग, उनकी अभिव्यक्ति और उनकी अदाओं ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान जरूर खींच लिया। यही फिल्म उनके लिए संभावनाओं के द्वार खोलने का पहला कदम साबित हुई। इसके बाद उनका फिल्मी करियर कामयाबियों की तरफ चल निकला। 70 के दशक में हेमा मालिनी ने फिल्म जॉनी मेरा नाम से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल के बाद उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा और इस वक्त तक वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे। ये नाम धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गया। दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात निर्देशक के.ए. अब्बास के फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस प्रीमियर के इंटरवल में धर्मेंद्र पहले से ही शशि कपूर के साथ मंच पर मौजूद थे। जब हेमा मालिनी स्टेज पर आई तो धर्मेंद्र उन्हें देखते रह गए और उन्होंने शशि कपूर से पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि धर्मेंद्र उनकी खूबसूरती से पहली नजर में ही प्रभावित हो गए थे।
उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब दोनों को साथ में फिल्म तुम हसी मैं जवां में काम करने का मौका मिला। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी के लिए उनका लगाव गहरा होता चला गया। आखिरकार साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, ये शादी उस दौरान में काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और उनसे निकाह किया था। साल 2000 में भारत सरकार ने हेमा मालिनी को कला और सांस्कृतिक योगदान के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया। ये सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली फिल्मी करियर और भारतीय संस्कृति में बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में दिया गया। हालांकि हेमा मालिनी की राजनीति में एंट्री बड़ी दिलचस्प थी। अच्छा खासा एक्टिंग करियर होते हुए उनका पॉलिटिक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा। बात साल 1998 की है, जब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की गुरदासपुर सीट से मशहूर एक्टर विनोद खन्ना को मैदान में उतारा। खन्ना ने साल भर पहले ही बीजेपी ज्वाइन की। सिनेमा अध्यात्म के बाद उन्होंने सियासत के रूप में तीसरा रास्ता चुना। विनोद और हेमा मालिनी साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चुनाव का ऐलान हुआ तो विपक्षियों ने गुरदासपुर में बंबई का बाबू कहते हुए विनोद खन्ना के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान विनोद खन्ना को हेमा मालिनी की याद आई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में हेमा मालिनी के हवाले से लिखते हैं। हेमा को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, यहाँ कैसे काम होता है। एक दिन विनोद खन्ना का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा चुनाव प्रचार करो। मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मुझे सियासत के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। विनोद खन्ना को इनकार करने के बाद हेमा अपनी माँ के पास पहुंची। उन्होंने विनोद खन्ना से फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। इस पर हेमा मालिनी की माँ ने कहा कि भाई विनोद खन्ना तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें चुनाव प्रचार में जरूर जाना चाहिए। बकौल हेमा मालिनी यहीं से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। इसका श्रेय उन्होंने पूरी तरीके से विनोद खन्ना को ही दिया है। दोस्तों, हेमा मालिनी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की रही हैं और 2003 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। इसके बाद कई सियासी पदों पर रहते हुए हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर को भी जारी रखा। साल 2011 में एक बार फिर हेमा मालिनी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया। साल 2014 में पहली बार हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहली ही बार में हेमा मालिनी ने चुनाव जीत भी लिया और सांसद बन गई। इसके बाद एक बार फिर 2019 में मथुरा से ही हेमा मालिनी चुनाव लड़ने उतरी और दूसरी बार भी सांसद चुनी गई। बीते साल 2024 में भी हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ा और इसी सीट से जीत हासिल की। अब तक लगातार 3 बार सांसद बनी हेमा मालिनी अब अपने सिनेमाई जिंदगी से दूर और सियासी जिंदगी में काम कर रही हैं। दोस्तों, लेकिन इस राजनीति में हेमा को कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा। नंबर 1, मथुरा से दूरी का आरोप। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि हेमा मालिनी मथुरा में कम और मुंबई में ज्यादा रहे। जनता के बीच सांसद दिखती नहीं है जैसी छवि बन गई। विपक्ष ने उन्हें वीआईपी सांसद कहा। नंबर 2, किसान आंदोलन पर उनके बयान। 2020 और 21 के किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को भ्रमित बताया। इस बयान के बाद पश्चिमी यूपी और मथुरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली। नंबर 3, राम मंदिर और हिंदुत्व पर बयान। राम मंदिर और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे पर बीजेपी लाइन के अनुरूप बयान दिए। कुछ वर्गों ने इसे चुनावी हिंदुत्व करार दिया। नंबर 6, संसद में कम उपस्थिति। संसद की कार्यवाही में सीमित भागीदारी पर सवाल उठे। आरटीआई और रिपोर्ट्स में उपस्थिति को लेकर बहस हुई। टिकट बनाम प्रदर्शन बहस। 2019 में फिर से टिकट मिलने पर सवाल उठा। विपक्ष ने पूछा, काम नहीं फिर भी टिकट क्यों? कुल मिलाकर हेमा मालिनी को एक्टर के तौर पर जितना पसंद किया गया, उतना एक नेता के तौर पर शायद ही किया गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धर्मेंद्र शुरू में उनके खिलाफ जरूर थे, लेकिन बाद में जब हेमा मालिनी ने मथुरा से चुनाव लड़ा तो धर्मेंद्र उनके समर्थन में प्रचार करने भी आए। उन्होंने पत्नी के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए मथुरा में उनके लिए वोट भी मांगे थे। हर कदम पर हेमा मालिनी को सपोर्ट किया था। यही वजह है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आती है।
धर्मेंद्र के निधन के कुछ हफ्ते बाद हेमा मालिनी ने नई दिल्ली में उनकी याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इस दौरान वहां अपनी दोनों बेटियों ईशा और अहाना देओल के साथ मौजूद था। इस दौरान धर्मेंद्र के बारे में बोलते बोलते वो रोने लगी थी और कहने लगी कि कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी शोक सभा भी रखनी होगी, वो भी मेरे धर्म जी के। दोस्तों, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की किताब लिखने के सपने के बारे में भी बताया, जो कि अधूरा रह गया। खैर, फिलहाल हेमा मालिनी के लिए मौजूदा समय काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीति और निजी जिंदगी में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, हेमा मालिनी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो भी लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। जय हिंद, जय भारत।